हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक एवं रिसोर्स ज्योग्राफी के यूनिट फर्स्ट के टॉपिक रिलेशन इकोनॉमिक ज्योग्राफी, इट्स रिलेशन विद इकोनॉमिक्स एंड अलाइड सब्जेक्ट्स। आर्थिक भूगोल का अर्थशास्त्र और अन्य विषयों से संबंध। आर्थिक भूगोल के अंतर्गत मानव की सभी आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है और आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन के लिए उन सभी तथ्यों का अध्ययन करना पड़ता है जो मानव की आर्थिक क्रियाओं को प्रभावित करती हैं। अर्थात आर्थिक भूगोल के अध्ययन के लिए हमें अनेकानेक विज्ञानों की सहायता लेनी पड़ती है। इस प्रकार अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, वाणिज्य शास्त्र, मृदा विज्ञान इत्यादि सभी विज्ञानों का यथोचित समावेश हमें आर्थिक भूगोल में मिलता है। मानो वे आर्थिक भूगोल का अंग प्रत्यंग ही हो। सामाजिक व्यवस्था आर्थिक उत्पादन का आधार है। भौतिकवादी समाज में उत्पादन की गति तीव्र पाई जाती है। औद्योगिक उत्पादन से रसायनशाला का ज्ञान होता है। जैव उत्पादों का संबंध प्राणी शास्त्र और वनस्पति शास्त्र से होता है। खनिज और खनिज ऊर्जा के स्रोत जहाँ आर्थिक भूगोल के आवश्यक विषय वस्तुएं हैं, वही वो वैज्ञानिक अध्ययन में भूगर्भ शास्त्र में आते हैं। इस प्रकार आर्थिक भूगोल में अन्य विषयों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। उसके विषय क्षेत्र और उसके उद्देश्य की पूर्ति और उसकी प्रकृति की निर्भरता अन्य विषयों पर रहती है। आर्थिक भूगोल के अन्य विषयों से संबंध को हम मुख्यतः निम्न रूपों में देख सकते हैं। पहला, आर्थिक भूगोल एवं अर्थशास्त्र। आर्थिक भूगोल का अर्थशास्त्र के साथ क्या संबंध है, कैसा संबंध है। दूसरा, आर्थिक भूगोल का संबंधित विषयों से संबंध। इसके अंतर्गत आर्थिक भूगोल का उसके नियरेस्ट जो साइंसेस हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं, उनके साथ कैसा संबंध है उसका अध्ययन करेंगे। और आर्थिक भूगोल का अन्य विषयों के साथ संबंध, अर्थात अर्थशास्त्र और आर्थिक भूगोल के अलावा जो अन्य विषय हैं जैसे रसायन शास्त्र, राजनीति शास्त्र आदि के साथ उसका कैसा संबंध है, उसका अध्ययन किया जाएगा। पहला, आर्थिक भूगोल एवं अर्थशास्त्र। आर्थिक भूगोल में पृथ्वी तल पर पाए जाने वाले विभिन्न भौतिक एवं सांस्कृतिक तथ्यों का अध्ययन किया जाता है और प्रकृति से ही मानव अपनी इन आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। प्राकृतिक संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अर्थशास्त्र इन संसाधनों से संबंधित समस्याओं, उत्पादन, वितरण, विनिमय एवं उपभोग को हल करने के ढंग को प्रस्तुत करता है। इसलिए हम कह सकते हैं इनका दोनों का आपस में बहुत घनिष्ठ संबंध है। इसको अगर हम और अधिक स्पष्ट रूप में समझना चाहें तो हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो मनुष्य के व्यवहार का इस दृष्टिकोण से अध्ययन करता है कि वह किस प्रकार सीमित साधनों द्वारा, जिनका एक से अधिक या अनेक बार उपयोग किया जा सकता है, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयत्न करता है। साथ ही वह यह भी ज्ञान प्राप्त करने की चेष्टा रखता है कि मनुष्य को प्रकृति से कौन से आर्थिक संसाधन प्राप्त हुए हैं और ये तत्व किस प्रकार भौतिक वातावरण से प्रभावित हैं और उन्हें वह कैसे प्राप्त कर सकता है प्रकृति से, और भविष्य में उनका संरक्षण मानव के आर्थिक क्रियाकलाप को निश्चित रूप से सुव्यवस्थित या संतुलित रूप में निर्वहन कर सके। इसके लिए वह भौतिक वातावरण से उसके प्रभाव को भी जानने की चेष्टा रखता है, जिससे
स्पष्ट होता है कि आर्थिक भूगोल व अर्थशास्त्र में घनिष्ठ संबंध है। अर्थशास्त्र का संबंध साधनों के आवंटन से है। इसमें मुख्यतः 5 समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। पहला, क्या और कितनी मात्रा में उत्पादित करना है। दूसरा, कैसे उत्पादित करना है। तीसरा, किसके लिए उत्पादन किया जाए। चौथा, कितनी दक्षता के साथ साधनों का उपयोग किया जा रहा है। और पांचवा, क्या अर्थव्यवस्था वृद्धि कर रही है या गतिहीन है। इन 5 समस्याओं का अध्ययन अर्थशास्त्र में होता है, जबकि आर्थिक भूगोल में हम निम्न प्रश्नों का उत्तर जानने की चेष्टा करते हैं कि भूतल पर किन स्थानों में आर्थिक क्रियाएं की जा रही हैं, कहाँ की जा रही है, क्यों की जा रही है, कब की जा रही है और कैसे की जाती है। इस प्रकार आर्थिक भूगोल व अर्थशास्त्र एक दूसरे के पूरक हैं। अर्थशास्त्र वस्तुओं के उत्पादन, वितरण और उपयोग के पक्ष का अध्ययन करता है और आर्थिक भूगोल इन्हीं पक्षों को स्थान व भौगोलिक दशाओं के संदर्भ में देखता है। आर्थिक क्रियाएं कहाँ संपन्न हो रही हैं, यह आर्थिक भूगोल का लक्ष्य होता है और इस स्थिति में दोनों विषय एक दूसरे के पूरक होते या कहे जा सकते हैं। इन शॉर्ट, अर्थशास्त्र को सैद्धांतिक कहा जाता है तो आर्थिक भूगोल को आनुभाविक कहा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इनकी पूरकता को स्पष्ट करने के लिए हम कह सकते हैं कि जैसे वॉन थुनेन का कृषि वलय सिद्धांत जो 1826 में उन्होंने दिया, वह एक अर्थशास्त्र का सिद्धांत है, परंतु इसका अध्ययन आर्थिक भूगोल एवं इसकी शाखाओं कृषि, उद्योग, संसाधन एवं परिवहन भूगोल में किया जाता है। वेबर का औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत जो 1909 में उसने दिया, वह भी आर्थिक भूगोल और उसकी शाखाओं में अध्ययन कर रहे हैं। क्रिस्टालर का केंद्र स्थल सिद्धांत है, वो भी अर्थशास्त्र से संबंधित है, जो कि आर्थिक भूगोल का महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है। इस प्रकार अर्थशास्त्र के सभी सिद्धांत आर्थिक भूगोल में अनुप्रयोग किए जाते हैं। अतः अर्थशास्त्र व आर्थिक भूगोल अलग अलग होते हुए भी विषय सूची, विधि तंत्र व वैज्ञानिक दृष्टि से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सेकेंड, आर्थिक भूगोल का संबंधित विषयों से संबंध। इसके अंतर्गत आर्थिक भूगोल का भूगोल की अन्य विषयों जो कि आर्थिक भूगोल के ही शाखाएं हैं, उनके साथ उसका क्या संबंध है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। पहला, आर्थिक भूगोल एवं कृषि भूगोल। कृषि भूगोल के अंतर्गत उन परिस्थितियों का अध्ययन किया जाता है जो कृषि के विभिन्न उत्पादों की उत्पत्ति और उनके वितरण से संबंधित हैं। विभिन्न कृषि उपजों की उत्पत्ति, उनके वितरण तथा उन्हें प्रभावित करने वाली परिस्थितियों का अध्ययन है। और आर्थिक भूगोल में कृषि से पैदा की जाने वाली वस्तुओं के उत्पादन संबंधी अवस्थाओं, मिट्टी के उपजाऊपन, जल की मात्रा, सूर्य प्रकाश और फसलों के बोने और काटने के समय के मध्य की भौगोलिक दशाओं, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, कृषि का अर्थव्यवस्था में योगदान, कृषि को प्रभावित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, भूमंडलीकरण, WTO का कृषि पर प्रभाव आदि का अध्ययन होता है। इस प्रकार आर्थिक भूगोल एवं कृषि भूगोल एक दूसरे से निकट रूप में जुड़े हुए हैं। दूसरा, आर्थिक भूगोल और संसाधन भूगोल। आर्थिक भूगोल संसाधनों का उत्पादन परक अध्ययन करता है, जिनके अंतर्गत संसाधन दोहन द्वारा प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक उत्पादन मानव हित में किया जाता है, जबकि संसाधन भूगोल पृथ्वी तल और उसके समीप पाए जाने वाले भौतिक तत्वों का अध्ययन है, जिन्हें मानव द्वारा शोध, तकनीक और आवश्यकता पड़ने पर संसाधन के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि आर्थिक भूगोल और संसाधन भूगोल आपस में अलग अलग होते हुए भी आपस में आबद्ध हैं। संसाधन भूगोल मूलतः मौलिक संसाधनों का क्षेत्रीय मूल्यांकन है। इसकी परिधि में संभाव्य और गुप्त संसाधन भी आते हैं, जिन्हें भविष्य में प्रयोग किया जा सकता है।
इसलिए यह आर्थिक भूगोल का परिपूरक है। ऐसी ही संभावना पर भविष्य की आर्थिक योजनाएं निर्मित होती हैं। इसलिए ये दोनों विषय एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से अंतर संबंधित है। तीसरा, आर्थिक भूगोल एवं औद्योगिक भूगोल। औद्योगिक भूगोल के अंतर्गत भूमि से प्राप्त खनिज पदार्थों का वितरण, उत्पादन की समस्याओं तथा उत्पादित वस्तुओं के विक्रय संबंधी समस्याओं का उनकी सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि में अध्ययन भौगोलिक दृष्टिकोण से किया जाता है। और आर्थिक भूगोल में भी आर्थिक भूदृश्य, औद्योगिकरण, उद्योगों के स्थानीकरण के कारकों, औद्योगिक स्थानीकरण सिद्धांतों, प्रमुख उद्योगों के वितरण, उत्पादन, औद्योगिक समस्याओं, औद्योगिक नगरों, औद्योगिक उपवन, औद्योगिक प्रदेशों का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार औद्योगिक भूगोल एवं आर्थिक भूगोल एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। फोर्थ, आर्थिक भूगोल एवं परिवहन भूगोल। परिवहन भूगोल आर्थिक भूगोल की एक उपशाखा है जिसमें परिवहन के विभिन्न पक्षों के भौगोलिक अध्ययन से संबंध होती है। एडवर्ड उलमान को परिवहन भूगोल का जनक भी कहते हैं क्योंकि उन्होंने 1950 और 60 के दशक के प्रारंभ में परिवहन भूगोल को पृथक शाखा के रूप में प्रस्तुत किया। इससे पूर्व भूगोल में परिवहन का अध्ययन उपेक्षित घटकों के रूप में था। 1954 में एडवर्ड उलमान ने ही आर्थिक भूगोल की एक प्रभेदक शाखा के रूप में परिवहन भूगोल की विषय वस्तु की समीक्षा करते हुए बताया कि परिवहन के क्षेत्रों के मध्य संबंधों का माप होता है, अतः वह आर्थिक भूगोल का एक अपरिहार्य अंग है। परिवहन भूगोल में दूरी की माप संकल्पना, परिवहन एवं स्थानिक संरचना, परिवहन एवं स्थानिक प्रक्रियाएं, परिवहन लागत, परिवहन विकास की आदर्श दशाएं, परिवहन जाल विश्लेषण, संयोजकता एवं उसके प्रकार, संगम स्थल, अभिगम्यता एवं उसके अभिगम्यता का माप, गुरुत्व प्रतिरूप, स्थानिक प्रतिरूप, वहन विश्लेषण, नगरीय परिवहन जाल, पर्यावरणीय समस्याओं आदि का अध्ययन किया जाता है। और आर्थिक भूगोल में भी उपरोक्त सभी परिवहन प्रक्रियाओं के अतिरिक्त विश्व के प्रमुख सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग, वायु मार्ग के स्वरूप, दशाओं, समस्याओं और इनका आर्थिक क्रियाओं पर प्रभाव और परिवहन का योगदान का अध्ययन किया जाता है, जिससे स्पष्ट है कि आर्थिक भूगोल एवं परिवहन भूगोल एक दूसरे के पूरक हैं। नेक्स्ट, फिफ्थ, आर्थिक भूगोल एवं वाणिज्य भूगोल। वाणिज्य भूगोल भी आर्थिक भूगोल की एक शाखा है। प्रारंभ में आर्थिक भूगोल का अध्ययन वाणिज्य भूगोल के अंतर्गत ही किया जाता था। सर्वप्रथम गॉड्स ने इसको अलग किया था, इसीलिए आर्थिक भूगोल को का जनक गॉड्स को कहा जाता है। इसमें वस्तुओं के उत्पादन, व्यापार, पूंजी, बैंकिंग, वाणिज्य का अध्ययन होता है। समुद्री और महासागरीय बंदरगाहों तथा व्यापारिक नगरों का भूगोल भी इसमें सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त इसमें विभिन्न देशों के व्यापारिक केंद्रों के विकास और उन्नति के कारणों का अध्ययन किया जाता है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि आर्थिक भूगोल का उद्भव वाणिज्य भूगोल के रूप में ही हुआ। 1862 में एंड्री महोदय ने अपनी विश्व भूगोल पुस्तक में वाणिज्य भूगोल का श्रीगणेश किया, जिसमें प्रधानतः विभिन्न देशों के व्यापार संबंधी आंकड़ों एवं तथ्यों का संग्रहण रहता था। इसका मुख्य कारण यह था कि यूरोप में 19वीं सदी के उत्तरार्ध में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का महत्व अधिक था। 1882 में जर्मनी के गॉड्स ने सर्वप्रथम आर्थिक भूगोल का वाणिज्य भूगोल से भिन्न अर्थ में प्रयोग किया और इस प्रकार वाणिज्य भूगोल एवं आर्थिक भूगोल एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं। परंतु इनमें फिर भी कुछ अंतर है, जैसे संपूर्ण वाणिज्य भूगोल आर्थिक भूगोल है, परंतु संपूर्ण आर्थिक भूगोल वाणिज्य भूगोल नहीं है। आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत सामान्यतः 4 भाग पाए जाते हैं: उपभोग, उत्पादन, विनिमय और वितरण। जबकि वाणिज्य भूगोल में केवल विनिमय का ही अध्ययन किया जाता है।
आर्थिक भूगोल में मनुष्य की सभी आर्थिक क्रियाओं पर पड़ने वाले भौगोलिक परिस्थितियों के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, जबकि वाणिज्य भूगोल में वाणिज्य संबंधी क्रियाओं पर पड़ने वाला प्रभाव ही अध्ययन किया जाता है। आर्थिक भूगोल में कृषि, खानों, खोदना तथा गौण उद्योगों के सभी पक्षों का अध्ययन किया जाता है, जबकि वाणिज्य भूगोल में मुख्यतः इन शाखाओं के व्यापारिक पक्षों के अध्ययन को ही महत्व दिया जाता है। और आर्थिक भूगोल विभिन्न तत्वों के सभी भागों का सामान्य अध्ययन करता है, जबकि वाणिज्य भूगोल में केवल एक विशेष पक्ष विपणन का प्रयोग या विनिमय का पक्ष पर ही विशेष ध्यान दिया जाता है। इसलिए यह अंतर दोनों शाखाओं में प्रतिस्पर्धात्मक है, परंतु साथ ही पूरक भी है। पूर्ण और व्यवस्थित ज्ञान के लिए दोनों शाखाओं का साथ साथ अध्ययन करना आवश्यक माना जाता है। नेक्स्ट, आर्थिक भूगोल का अन्य विषयों से संबंध। आर्थिक भूगोल का संबंध उन सभी प्राकृतिक एवं सामाजिक विज्ञानों से है जो प्राकृतिक एवं सामाजिक वातावरण के अध्ययन से संबंधित हैं। इन सभी प्राकृतिक एवं सामाजिक वातावरण के तथ्यों से मानव की आर्थिक क्रियाएं प्रभावित होती है। यही नहीं, मनुष्य इन तथ्यों से भी अपने सामर्थ्य के अनुसार सामंजस्य स्थापित करने हेतु परिवर्तन तथा अनुकूलन करता है। इसमें प्रमुख जो विज्ञान है उसके साथ आर्थिक भूगोल का संबंध हम पढ़ेंगे। पहला है आर्थिक भूगोल एवं पर्यावरण विज्ञान। पर्यावरण विज्ञान का अध्ययन आर्थिक क्रियाकलापों के कारण पर्यावरण के अवनयन से अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। आर्थिक लाभ के लिए संसाधनों का अनियमित दोहन, अपशिष्टों के निस्तारण के अनुचित ढंग, ऊर्जा के अधिक उपयोग और उपभोक्तावादी मानवीय दृष्टिकोण के कारण पर्यावरण जीव संबंध असंतुलित हो गया है, जिसके प्रतिफल मानव सहित अन्य जीवों को भोगना पड़ रहा है। आर्थिक लाभ के नाम पर पर्यावरण का अध्ययन जारी रहा तो जीवों का अस्तित्व भी खतरे में पड़ सकता है। इस कारण आर्थिक प्रगति को संतुलित कर पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने का प्रयास किया जाना चाहिए और जिससे उसके जीवन की गुणवत्ता बनी रहे। इसलिए इन दोनों विषयों का संबंध एक दूसरे से अत्यंत है। ये दोनों विषय एक दूसरे पर अपनी निर्भरता रखते हैं और आर्थिक भूगोल पर्यावरण पर पूर्णतः निर्भर है, क्योंकि प्रकृति द्वारा ही प्रदत्त संसाधनों का प्रयोग उसका आधार स्तंभ है। दूसरा, आर्थिक भूगोल तथा समुद्र विज्ञान। जल मानव जीवन का मुख्य आधार है। इसका उपयोग मानव ने सभ्यता के प्रारंभ से किया है। मानव समाज एवं उसकी आर्थिक क्रियाएं और जल का सदैव घनिष्ठ संबंध रहा है। गांव एवं शहर में आर्थिक कार्यों की स्थापना में जल का मुख्य स्थान है और जीवन के प्रत्येक पक्ष में जल का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है, चाहे वह भूमि का उपयोग हो, जनसंख्या का वितरण हो, खेतों का आकार हो, परिवहन हो आदि। महासागरीय तटों और बंदरगाहों का महत्व सागरीय परिवहन और व्यापार के लिए भी महत्वपूर्ण है। झीलों, सागरों और महासागरों का प्रभाव जलवायु पर भी है और जलवायु का प्रभाव आर्थिक क्रिया पर पड़ता है। इस प्रकार आर्थिक क्रियाएं समुद्र विज्ञान से घनिष्ठ रूप से अंतर संबंधित है। तीसरा, आर्थिक भूगोल एवं समाजशास्त्र। इनका आपस में बहुत घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि सामाजिक व्यवस्था और अर्थतंत्र में अंतर संबंध होता है। कृषि आधारित अर्थतंत्र में सामाजिक व्यवस्था का आकार सहकार होता है, जबकि औद्योगिक समाज में सहकार का रूप बदल जाता है। आर्थिक रूप से पिछड़े समाज में अनेक पारंपरिक अवरोध पाए जाते हैं, जैसे अशिक्षा, गरीबी, कुपोषण, तीव्र जनवृद्धि, जबकि विकसित अर्थतंत्र में ऐसी कठिनाइयों का निवारण कर लिया जाता है। सामाजिक व्यवस्था में बदलाव बहुत कुछ आर्थिक प्रगति पर आधारित होता है और आज विकासशील, विकसित, अल्प विकसित अर्थतंत्र में सामाजिक व्यवस्था का विभेद स्पष्ट रूप से दिखाई देता है।
जिससे स्पष्ट है कि समाजशास्त्र और आर्थिक भूगोल जन कल्याण आधारित होने के कारण परस्पर सहभागी है। फोर्थ, आर्थिक भूगोल एवं इतिहास। किसी देश का इतिहास भूगोल के आधार पर बनता है। भारत के इतिहास का कारण देश का भूगोल है। कहने का अभिप्राय यह है कि इस विस्तृत देश के लंबे इतिहास की व्याख्या इसकी भू रचना, प्राकृतिक विभाग, जलवायु विस्तार आदि भौगोलिक अवस्थाओं के रूप में ही पूर्ण सत्यता के साथ की जा सकती है। और इतिहास का अध्ययन मानव को अनेकानेक भौगोलिक समस्याओं का समाधान करने में भी सहायक है। मानव की आगामी योजनाओं के निर्माण के लिए भी इतिहास का अध्ययन आवश्यक है। इसलिए केवल आर्थिक भूगोल एक सीमा तक ऐतिहासिक परिस्थितियों से प्रभावित होता है। इस प्रकार आर्थिक भूगोल एवं इतिहास का परस्पर घनिष्ठ संबंध है। नेक्स्ट, फिफ्थ, आर्थिक भूगोल एवं भूगर्भ विज्ञान। प्रादेशिक धरातल पर धरातलीय स्वरूपों, पर्वत, पठारों, मैदानों, घाटियों, तटीय मैदानों, द्वीपों आदि के चट्टानों व खनिजों का मुख्य स्थान होता है। चट्टानों एवं खनिज का उपयोग आर्थिक क्रियाओं में मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। अतः आर्थिक भूगोल में दो प्रकार के तत्वों का अध्ययन किया जाता है, जो भौमिकी का विषय है अर्थात जियोलॉजी का संबंध है। भूगर्भ विज्ञान के उन तत्वों का सापेक्षिक महत्व भी तभी प्रकट होता है जब मानव उनसे अंतर प्रक्रिया स्थापित करता है, अर्थात मानव आर्थिक क्रिया के द्वारा ही किसी भी भौगोलिक या भूगर्भ शास्त्र में उपलब्ध या भूतल पर स्थित पदार्थ का उपयोग कर उसके उपयोगिता में वृद्धि करता है, जो कि उसे संसाधन का स्वरूप प्रदान करते हैं। इसलिए आर्थिक भूगोल और भूविज्ञान का भी आपस में घनिष्ठ संबंध है। नेक्स्ट, आर्थिक भूगोल एवं जलवायु विज्ञान। मनुष्य का भोजन, वस्त्र, आवास एवं उनके अनेक प्रकार के उद्यम जैसे कृषि, पशुपालन आदि जलवायु से निर्धारित होते हैं। जलवायु के अनुसार ही प्रदेश विशेष में जैविक तत्वों और वनस्पति व जीव जंतु मिलते हैं। इस प्रकार आर्थिक क्रियाएं मौसम एवं जलवायु से विशेष प्रभावित होती हैं। और आर्थिक भूगोल की विषय वस्तु जलवायु से पूर्ण रूपेण प्रभावित होने के कारण आर्थिक भूगोल में जलवायु विज्ञान का समावेश लगभग अनिवार्य सा प्रतीत होता है। नेक्स्ट, आर्थिक भूगोल एवं विज्ञान वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान का जन्म ही भूगोल से हुआ। जन्मदाता है हम्बोल्ट। मनुष्य के जीवन में वनस्पति का महत्वपूर्ण योगदान रहता है और वनस्पति मानव जीवन का आधार है। प्राकृतिक वनस्पति आर्थिक पारिस्थितिकी नियामक होती है। मानव को भोजन, गृह निर्माण सामग्री, कागज उद्योग, फर्नीचर, सौंदर्य, शुद्धता, भूमि भरण, चारागाह आदि सभी प्राकृतिक वनस्पति से ही संबंधित हैं। आर्थिक भूगोल में इन सब का अध्ययन किया जाता है और वनस्पति विज्ञान के अध्ययन का विषय भी इससे अत्यधिक समानता रखता है। अतः इन दोनों में परस्पर घनिष्ठ संबंध है। नेक्स्ट, आर्थिक भूगोल एवं रसायन विज्ञान। आर्थिक भूगोल के अंतर्गत हम कृषि उपजों का उद्योगों का अध्ययन करते हैं और कृषि और उद्योग दोनों ही अनेकानेक रासायनिक पदार्थों का प्रयोग करता है। इसलिए इन दोनों विषयों का आपस में संबंध है। नेक्स्ट है आर्थिक भूगोल एवं मृदा विज्ञान। पृथ्वी के सभी जीव एवं आर्थिक क्रियाएं मृदा पर आधारित रहती हैं। सभी जीवों का भोजन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मिट्टी से प्राप्त होता है। व्यवहारिक रूप से मानव का सभी आर्थिक क्रियाओं का आधार मिट्टी है और मिट्टी एक मूल तत्व या मूलभूत प्राकृतिक संसाधन भी है। इसलिए आर्थिक भूगोल एवं मृदा विज्ञान एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं। नेक्स्ट, आर्थिक भूगोल एवं राजनीति शास्त्र। राजनीति शास्त्र के अंतर्गत राज्य तथा उसके संबंधित राजनीतिक संगठन, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नीतियों तथा देश के राजनीतिक कार्यों का अध्ययन किया जाता है।
सभी राजनीतिक क्रियाकलापों पर भौगोलिक वातावरण का प्रभाव पड़ता है और भौगोलिक तथ्य सरकारों का स्वरूप और पड़ोसी देशों के संबंधों का प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से पर प्रभाव भी डालता है। प्रत्येक राष्ट्र और देश को अपने समृद्धि के लिए या नीति निर्धारण के समय सभी राष्ट्रीय संसाधनों का सम्यक ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय और व्यापारिक समझौते इसी उद्देश्य से भी किए जाते हैं। राज्य का निर्माण मानव की आर्थिक क्रियाओं द्वारा राजनीतिक इकाई के रूप में होता है और राज्य में 3 तथ्यों का समावेश होता है: क्षेत्र, मनुष्य और उनके बीच के आपसी संबंध, जिसका अध्ययन राजनीति और आर्थिक भूगोल दोनों में किया जाता है। इसलिए यह व्यावहारिक रूप से एक दूसरे से संबंधित है। इन शॉर्ट, कंक्लूजन, निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि आर्थिक भूगोल अर्थशास्त्र से संबंधित विषयों जैसे कृषि, परिवहन, वाणिज्य, औद्योगिक भूगोल, सामाजिक एवं प्राकृतिक विज्ञानों से व्यावहारिक रूप से जुड़ा है। प्राकृतिक विज्ञान से आर्थिक भूगोल का अटूट संबंध है, क्योंकि इनसे संबंधित तथ्य मानव को परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। साथ ही प्राकृतिक विज्ञानों की भांति ही वह सामाजिक विज्ञानों से भी संबंधित हैं, क्योंकि ये सभी शास्त्र मानवीय आर्थिक समस्याओं के समाधान एवं निराकरण में सहयोग प्रदान करते हैं। इस तरह आर्थिक भूगोल सामाजिक और प्राकृतिक दोनों विज्ञानों में न केवल सहयोग ग्रहण करता है, बल्कि पृथ्वी के धरातल पर रहने वाले मनुष्य समुदाय के जीवन का एक समष्टि रूप भी प्रस्तुत करता है। थैंक यू।